गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोग रक्त मोक्षण डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने शस्त्रकृत रक्त मोक्षण तक डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे अशस्त्रकृत रक्त मोक्षण। तो अशस्त्रकृत में क्या था, जलौका, अलापू, श्रृंगी, इनके प्रयोग से रक्त मोक्षण करना है। तो सबसे पहले जलौका की बात करते हैं। तो जलौका क्या है कि इसकी परिभाषा में कि जलौका हमें पता है बेसिकली लीच होता है, ठीक है। जलौका का लौकिक नाम होता है जो, और जल में रहने के कारण ही इसको जलौका कहते हैं। और क्या है, जल से इसका पोषण होता है। ये कीचड़ में, जल में, आनुक प्रदेश में प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये जो जलौका होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस होता है। तो एक सर्विस जलौका होती है, एक निर्विष जलौका होती है, ठीक है। तो जो सर्विस जलौका होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो विषैले मत्स्य, कीट, मेंढक के मलमूत्र से युक्त दुष्ट जल में उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से जो है सर्विस जलौका उत्पन्न होती है। और निर्विष जलौका बेसिकली कहाँ से, ये कमल और श्वाल से उत्पन्न होती है, यानी एल्गे से उत्पन्न होती है। दंश की बात करें कि जब सर्विस जलौका काटती है तो कैसा रहता है सिम्टम्स, तो शोथ होता है, कंडू, मद, मूर्छा, ज्वर, दाह, छर्दी, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। जब निर्विष जलौका काटती है तो किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होते। इसके टाइप्स क्या क्या है, इनके नाम जो ध्यान रखने हैं। तो जो सर्विस जलौका है वो कौन सी है, 6 प्रकार की होती है, ठीक है। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका और गोचंदना, ठीक है। तो इसको काक गोसाई से याद कर सकते हैं। के फॉर कृष्णा, ए फॉर अलगर्दा, के फॉर कर्बूरा, इंद्रयुधा, ठीक है, गो से गोचंदना, सा से सामुद्रिका, ई से इंद्रयुधा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ये सर्विस जलौका है, पॉइजनस जलौका है। और निर्विष जलौका कौन सी होती है, नॉन पॉइजनस, वो भी अगेन 6 टाइप की है। कपिला, पिंगला, इनका पेयर बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। कपिला, पिंगला, इसी तरीके से शंखमुखी और मूशिका, फिर होती है एक सावरिका और पुंडरी, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो 6 सर्विस जलौका है, 6 निर्विष जलौका है, पॉइजनस एंड 6 नॉन पॉइजनस होती है। इंडिकेशन ऑफ जलौका कहाँ है, कहाँ कहाँ जलौका से रक्त मोक्षण करना है, तो बागभट्ट के अनुसार गुल्म, अर्श, कुष्ठ, वातरक, नेत्र रोग और गल रोग, इन सभी जगह हम लोग जलौका का प्रयोग करेंगे। और चरक ने बोला है कि वातरक, संधिगत वात, नेत्र रोगों में और वेरिकोज वेन में हम लोग जलौका का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत ने बोला है जो भी नृप, आड्य, बाल, स्थावर, भीरू, ठीक है, दुर्बल, नारी, सुकुमार, इन सारे व्यक्तियों में करना है, ठीक है। जो भी बाल हैं, आड्य हैं, आड्य माने जो रिच पीपल है, ठीक है। इसके अलावा भीरू है जो डरपोक है, ठीक है, कमजोर है, दुर्बल है, नारी है, सुकुमार, इन सभी पुरुषों में, इन सभी व्यक्तियों में जलौका का प्रयोग करने के लिए सुश्रुत ने बताया है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है जलौका के, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो भी रक्त मोक्षण के हैं, कि एनीमिया का केस है, कृष व्यक्ति है, उन सब में हमने नहीं करना है। जो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि अयोग्य व्यक्ति अब रक्त मोक्षण देखे थे वही सेम है। लीच का जो सलाइवा होता है उसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उनके कुछ नाम है, जैसे कि कैलिन है, कॉर्नु कुपिया है, ठीक है, हिरुडिन है, हिमेटिन है, हाइला रोनीडेज है, ठीक है, एल्गिन है, पिवेटिन है, ये सारे जो है लीच के सलाइवा के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फिर जलौका विधि, अब जो जलौका का प्रोसीजर किया जाता है वो क्या है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म के रूप में हम करेंगे इसको भी। तो पूर्व कर्म में क्या करना है, सबसे पहले तो संभार संग्रह ही करेंगे इसमें, ठीक है। संभार संग्रह करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो सब क्या क्या है, जैसे टेबल है, निर्विष जलौका से किया जाता है, गॉज पीस, कॉटन, हरिद्रा, किडनी ट्रे एंड नीडल, ये सब की हमें जरूरत है। देन हमें क्या है, कंसेंट ले लेना है, समिति पत्रक ले लेना है। इसके अलावा जलौका का संग्रह व पोषण किया जाता है। और जलौका का ग्रहण कब उसको मतलब पालना चाहिए, तो उसको शरद काल में उसका ग्रहण करना चाहिए, जलौका को कैच करना चाहिए शरद काल में, और उसके बाद फिर उसका संग्रह और पोषण करते रहना चाहिए। फिर जब रोगी का हमको रक्त मोक्षण करना है जलौका से, तो उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा रुग्ण की परीक्षा करेंगे, रोगी की परीक्षा करेंगे, फिर रुग्ण सिद्धता यानी कि पेशेंट की प्रिपरेशन करेंगे स्नेहन स्वेदन करके, फिर जलौका सिद्धता देखेंगे, ठीक है। जलौका सिद्धता में बेसिकली क्या करना है कि वाटर और 2 स्पून हरिद्रा चूर्ण इन पात्र में लेके
48 मिनट्स तक जलौका को उसमें रख दें और उसके बाद जो है प्लेस द जलौका इन द शुद्ध जल। इस प्रकार जो है जलौका का शोधन हो जाएगा। यही जलौका की सिद्धता होती है और इसके बाद ही फिर जलौका का प्रयोग करना है। प्रधान कर्म में क्या करेंगे कि इसमें जलौका को क्या करना है, अंगूठी व तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर की सहायता से हमें पकड़ लेना है। फिर जलौका के मुख को इच्छित त्वचा स्थान पर लगावे, जहां पे भी हमें रक्त मोक्षण करना है फिर पकड़ के जलौका को वहां पे लगा देना है। कॉटन गीला करके जलौका को पकड़ना चाहिए और पकड़ना और भी आसान होता है। ठीक है, कॉटन को गीला करके पकड़ेंगे तो और भी आसान रहता है। साथ ही साथ जलौका के दंश करने के बाद कॉटन बैंडेज का टुकड़ा गीला करके जलौका के शरीर को ढक दें। ठीक है, जैसे ये स्किन है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से जलौका लगी हुई है तो जलौका के ऊपर क्या करते हैं कि हम एक गीला कॉटन इस तरीके से रख देते हैं। गीला कॉटन ऐसे रखने से क्या होता है कि उसको, क्योंकि जो जलौका है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो हम इस तरीके से गीला कपड़ा उस गीला कॉटन से ढके रहेंगे ना उसको, जब वो ब्लड सक कर रही होगी तो उसके लिए वो चीज फेवरेबल है, तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी। इसीलिए जलौका को क्या है, कभी कॉटन वेट कॉटन बैंडेज से हम लोग ढक देते हैं गीला करके। और इसके अलावा क्या है, कभी कभी जलौका जो है इच्छित स्थान पर नहीं लगती है और ऐसे समय पे क्या है, निडल द्वारा त्वचा पे विद कर रक्त मोक्षण करना चाहिए। कि मान लीजिए हमको यहाँ पे जलौका लगानी है, वो इधर नहीं लग पा रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर प्रिक कर देंगे। ठीक है, जब प्रिक करेंगे तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, फिर हम जलौका को लगाएंगे ना तो वो इजीली यहाँ पे चिपक जाती है। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली भी है। और क्या बोला है, रक्त बिंदु आने पर जलौका पुनः लगा दे। वही कि जब वहां से ब्लीडिंग होने लगे तो वापस से जलौका लगाओ, इससे क्या जलौका जो है आसानी से चिपक जाती है। देन सम्यक योग क्या होता है इसका, तो सम्यक योग रक्त मोक्षण के सम्यक योग वाला ही लिख सकते हैं आप। यहाँ पे बस यही है कि जहां पे भी हमने उसको लगाया था उस पर्टिकुलर स्थान में क्या है, दाह और जो भी शूल पेशेंट को हो रहा था, जो भी उसका रोग लेके वो आया था, उसके सिम्टम्स में उसको रिलीफ मिलेगा। 5 to 15 ml प्रयत्न रक्त का विश्रावण हमें करना है। ठीक है, इतना जो है एक जलौका सक कर लेता है। अब पश्चात कर्म में क्या करेंगे, अब वो जहां पे जलौका लगाई थी वहां पे क्या था, घाव हो गया था, तो उस घाव का क्या है, हमें व्रणबंधन करना पड़ेगा, उसका केयर ऑफ वुंड करना पड़ेगा। हरिद्रा चूर्ण से क्या करना है, पट्ट बंधन वहां पे करना है, उसके ऊपर हरिद्रा स्प्रिंकल करना है, देन पट्टी बांध देंगे उस घाव पे जहाँ पे जलौका लगी थी। इसके अलावा क्या है, जलौका का उपचार करना है, केयर ऑफ लीचेस। ठीक है, अब जलौका ने खून सक कर लिया, ये नहीं कि उसको फेंक देंगे, नहीं, उसी पेशेंट में वो जलौका रीयूज की जा सकती है। इसके लिए क्या करना है, हरिद्रा चूर्ण से जलौका को वमन हमें यहाँ कराना है। जलौका के ऊपर हरिद्रा चूर्ण स्प्रिंकल करेंगे तो जलौका क्या है, वो जो भी उसने रख दिया उस चीज को वो वमन करके बाहर निकाल देगी। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ जलौका उपचारण क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कई बार क्या है, चिकित्सक की असावधानी के कारण निर्विष जलौका की जगह सविष जलौका लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब इग्नोरेंट बिहेवियर है, नेग्लिजेंस के कारण डिफरेंस ना कर पाए वो कि ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, तो नॉन पॉइजनस समझ के अगर उन्होंने पॉइजनस वाली विष का मतलब जलौका का प्रयोग कर लिया तो उससे क्या होगा, शोथ होगा, कंडू होगी, मूर्छा, ज्वर, दाज, हर्दी, मद, ये सारे लक्षण जो है देखने के लिए वहां पेशेंट पे हमें मिल जाएंगे। तो फिर चिकित्सा हमने क्या करनी है, अगर जलौका के कारण कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस टाइम पे, तो हम महागद पान कराएंगे, अंजन एंड नस्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आरोग्यवर्धिनी वटी दी जाती है, हरिद्रा खंड, ठीक है, कैशोर, गुगुल एंड मंजिष्ठादि स्वाद का प्रयोग हम लोग, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गया जलौका वाले में तब हम लोग ये यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है, जलौका दंश स्थान में कभी कभी बहुत समय तक रक्त ऊजिंग होती रहती है। ठीक है, जहां पे भी जलौका ने काटा है कई बार क्या है, वहां से लगातार रक्त बहता ही रहता, बंद नहीं होता कुछ से, तो उसके ट्रीटमेंट में फिर हमने क्या करना है, अर्जुन, हरिद्रा चूर्ण, स्फटिक, इन सब से क्या करना है, इन सब के चूर्ण को व्रण के ऊपर छिड़क देना है। ठीक है, इससे ही क्या होगा, संधान कर्म होगा, वहां पे वुंड की जो है एक प्रकार से हीलिंग होगी, जहां से कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहा है। और व्रण उपचार ठीक से ना होने पर क्या है कि अगर वो जो घाव है हमने उसको ठीक से नहीं हील करवाया तो क्या होगा कि व्रण दृष्टि होने की संभावना बनी रहती है, और इससे क्या होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की हमें जरूरत पड़ सकती है। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में फिर वही करना है, एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे हम जब लगातार ब्लीडिंग होती जा रही है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे एंड टीटी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और तो ये हो गया सारा जलौका के बारे में।
तो अब नेक्स्ट जो टाइप का शस्त्रक्रित रक्त मोक्षण है वो है श्रिंग। ठीक है, श्रिंग का प्रयोग करके मैं एक सेकेंड लीच वाला थेरेपी आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में देखी होगी, ये आफ्टर लीच थेरेपी है। ये क्या करे, इस तरीके से जलौका के ऊपर हल्दी छिड़क रहे हैं। इससे क्या होगा, जो भी वो ब्लड सक करके आई है ना, वो देखो वॉमिट करके निकाल रही है, पूरा कितना सारा ब्लड निकाल दिया उसने। तो ये जो है वॉमिटिंग कर रही है, हम ये देखो इस तरीके से हम क्या करा रहे हैं, जलौका को रक्त मोक्षण के बाद वॉमिटिंग कराते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके से उसको वॉमिट आउट करवा देना है। एंड प्रोसीजर कैसा होता है, तो प्रोसीजर खैर आपको पता ही होगा, इस तरीके से हम लगा देते हैं। इसमें ना इन्होंने कॉटन बोनी लगा रखा, इसके ये जलौका के ऊपर हमें ना एक गीला कॉटन इसके ऊपर लगाना होता है, ताकि जलौका के लिए थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन रहे। ठीक है, इस तरीके से पहले जलौका को क्या है पानी में रखा हुआ था, अब देखो पहले वहां पे उन्होंने प्रिक किया नेडल से। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी गड़बड़ सा आ रहा है। हाँ, पानी से उठाया, अब क्या क्या, ये देखो पहले प्रिक कर रहे हैं नीडल से, ये देखो इस तरीके से प्रिक किया। अब वहां से जब खून निकलने लगेगा ना, तब इजिली जलौका को लगा देंगे। अब देखो जैसे खून निकला, जलौका को दिखाएंगे वो, अब जलौका वहां से सक करना चालू कर देगी। ठीक है, इस तरीके से सक करेगी। एंड ये लोग इसके ऊपर पता, हाँ ये देखो इस तरीके से एक गीला कॉटन जो है ऐसे जलौका को ढक देना है उससे। देखो अभी ये लगातार क्या है, सक करे जा रही है। ठीक है, तो मल्टीपल जलौका लगा देंगे। अब ये देखो इस तरीके से जो है गॉज पीस, कॉटन का पीस क्या है, गीला करके उसको जलौका के ऊपर ढक देंगे। इससे क्या है, क्योंकि जलौका जो है पानी में रहता है, तो उसको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिलता है। ऐसे उसको ढक देते हैं, गीला कपड़ा करके जलौका को ढक देंगे, आसानी होती है उसे खून चूसने में। ठीक है, इजिली जो है वो रक्त मोक्षण हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ढक देंगे उसे। ठीक है, अब देखो अब छुटा रहे हैं। ठीक है, हटा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अब इनफ वो ब्लड सक कर चुकी है, तो अब छुटाने के लिए क्या करेंगे, हल्दी स्प्रिंकल करेंगे, तो एकदम से वो छोड़ देता है। ठीक है, वैसे नहीं छोड़ेगा, अब इजीली हम उसे निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे डाल दिया, अब इसके ऊपर वापस से हल्दी डालो। हल्दी डालने से क्या होगा कि ये फटाफट जो भी इसने ब्लड सक कर रखा है उसको वॉमिट आउट कर देगा। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर हल्दी डालेंगे, ये देखिए इस प्रकार से जैसे ही आपने इसके ऊपर हल्दी डाली, इसने तुरंत जो है सक किया हुआ ब्लड वॉमिट आउट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये देखिए कितना सारा उसने वॉमिट किया है, सारा हमने उसको वॉमिटिंग करा दी। वॉमिटिंग कराने के बाद फिर उसको साफ पानी में डाल देना है। ठीक है, अब एक जलौका ना सेम ही पेशेंट पे रिपीटेडली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका लीच थेरेपी वाला प्रोसीजर। देन नेक्स्ट है श्रिंग। श्रिंग क्या है, एक लौकी का जैसा, श्रिंग तो खैर वो सींग होता है। ठीक है, तो ये गो श्रिंग होता है, गाय का सींग। अब तो नहीं ये करते, मतलब पुराने टाइम में करते होंगे। तो मटेरियल क्या यूज करेंगे, गॉस श्रिंग। ठीक है, इसका प्रमाण क्या होता है, क्या इसका मतलब डायमेंशन है, तो 4 अंगुल का इसका बेस होता है। मूल भाग माने बेस होता है 4 अंगुल का। अग्रभाग जो है मुग्ध प्रमाण, यानी कि ये वाला जो है अग्रभाग मूंग के दाने, मूंग के दाने के प्रमाण के बराबर होता है। और ये क्या करता है, 10 अंगुल तक जो है रक्त को चूस सकता है। ठीक है, तो ये जो है 10 अंगुल तक रक्त को चूस सकता है। ये एरिया जो है 7 अंगुल का होता है मूल भाग, एंड ये जो है मुग्ध प्रमाण का होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से एक सींग होता है। इसके गुण क्या है, उष्ण, मधुर और स्निग्ध होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वात दुष्ट रक्त में, अवगाढ़तम रक्त में और सुकुमार पेशेंट्स में हम लोग करते हैं। बेसिकली वात रक्त में इसका बहुत यूज होता है, गाउट के पेशेंट्स में। ठीक है, देन इसकी विधि क्या है, अगेन भाई हमने पहले क्या करना है, प्रक्षालन मारना है, इंसिजनल कट्स मारने हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप कपिंग थेरेपी मैंने कल आपको दिखाया था, पहले क्या कर रहे थे, पेशेंट का हाथ है इस तरीके से इंसिजन लगा रहे थे, और फिर एक कप इसके ऊपर लगा दे रहे थे और वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें जो है सारा रक्त आ जा रहा था।
तो वैसा ही है यहाँ पे कि श्रृंग अपचारण से पूर्व पहले क्या करना है, प्रक्षालन लगाना है, और उसके बाद क्या है, और थोड़ी देर रक्त को बहने देना है, और फिर क्या करना है, फिर श्रृंगी के अग्रभाग से क्या करना है, कपड़ा बांधकर मूल भाग से चूषण करके रक्त का निर्हरण करें। ठीक है, माने कि जैसे ये घाव है, यहाँ पे हमने कट मारा है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर वो लगा देना है श्रृंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर होल होता है, और वो जो भी व्यक्ति है जो ये रक्त मोक्षण कर रहा है वो क्या करे, ये व्यक्ति है जो रक्त मोक्षण कर रहा है तो वो यहाँ से चूषण करे, और चूषण करके क्या होगा, यहाँ से जो रक्त है वो ऊपर की ओर आएगा। बेसिकली क्या कर रहा है, चूषण करके ऊपर से चूस के क्या कर रहा है, वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जो कि कपिंग थेरेपी में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का वो प्रोसीजर कर रहा है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, रक्त का निर्हरण करना है। श्रृंगी को क्या है, अधिक निर्वात, यानी हमको क्या है, वैक्यूम की स्थिति बनाने के लिए ये अवगाढ़तम स्थिति में रक्त का निर्हरण कर देता है। तो मतलब कितना भी क्लॉटेड फॉर्म में ब्लड हो, ठीक है, अवगाढ़ित मतलब कितना भी गाढ़ा ब्लड हो, क्लॉटेड फॉर्म में ब्लड हो, क्योंकि इसमें क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो ये जो है उसको इजीली बाहर निकाल देता है। और दंश स्थान पर जात्यादि घृत का प्रयोग करें। दंश स्थान कौन सा है, जहां पे हमने कट मारा और इस तरीके से सक्शन कर रहे थे, तो अब यहाँ पे घाव सा भी तो बन गया होगा, इधर घाव भी तो बन गया होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, जात्यादि तेल से हमने वहां पे उसको ड्रेसिंग कर देनी है। ठीक है, जात्यादि घृत से, बेसिकली जात्यादि तेल से हमने उसको ड्रेसिंग कर देनी है। श्रिंक का तो मुझे लगता नहीं है कि आज के टाइम पे कुछ मिलेगा, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ। इस तरीके से ये देखो सींग टाइप के लगे हुए हैं। ठीक है, अब तो खैर कपिंग थेरेपी है, जैसे मैंने आपको बताया, आजकल तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि किसी भी गाय को आप मार के इस तरीके से सींग नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है बाबा रामदेव का थंबनेल में, है ना, सींग लगे हुए, तो इसी तरीके से किया जाता है। और आज के टाइम पे जो है कप्स हम इनके ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज करते हैं। एंड कपिंग थेरेपी का तो मैंने आपको कल दिखाया ही था। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें इन्होंने कुछ दिखाया होगा, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, अगर दिखाया होगा तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक, देखो कुछ नहीं दिखाया है, बस वो बोल ही रहे हैं। बीच में थोड़ा सा दिखाया था, क्योंकि आजकल जो ये सींग वगैरह है ना, वो मिलना उतना इजी नहीं है अब, क्योंकि हम किसी भी जानवर को ऐसे मार नहीं सकते। हाँ, ये देखो इस तरीके से, देखो इस प्रकार से जो है, ये एक्चुअल सींग नहीं है, सींग के जैसा ही इन्होंने कुछ बना रखा है। और स्लो डाउन करके दिखाती है, देखो इस तरीके से क्या है, एक साइड से सक कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, घाव मारा हुआ है फिर सक करे जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो इससे क्या है, ब्लड जो है ऊपर की ओर सोख रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है बेसिकली, इससे और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही इसी प्रकार का जो प्रोसीजर है वो श्रिंक के लिए किया जाता है। तो श्रिंक तो सींग होते हैं, अब आज के टाइम पे आप नहीं किसी गाय को मार के या किसी जानवर को मार के उसके सींग का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें गौ श्रृंग का प्रयोग बोला हुआ है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ अशस्त्रकृत रक्त मोक्षण इज अलाबू। ठीक है, अलाबू में क्या यूज करेंगे, अलाबू मैंने बताया लौकी जैसा। ठीक है, लौकी या फिर वो एक लौकी का ही छोटा, मतलब इस रूप का एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी ना लौकी के जैसा ही होता है, बल्कि लौकी से थोड़ा बेकार ही होता है टेस्ट में, ऐसे ही कुछ दिखता है, वो थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, तो वो सॉर्ट ऑफ अलाबू है। तो आप समझने के लिए अभी मोटा मोटा रिलेट कर सकते हो कि तिक्त रसयुक्त अलाबू हमने यूज करना है लौकी। और इसका प्रमाण क्या होता है, 8 अंगुल होता है। नलिका का प्रमाण क्या है, इसका 4 अंगुल है। एंड 12 अंगुल तक ये चूषण कर सकता है। ठीक है, नलिका माने की वो इसकी ओपनिंग, सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं। ठीक है, एंड इसके जो गुण है वो अगेन क्या क्या होते हैं, लघु शीत रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण, ये इसके गुण है, इसको याद कर सकते हैं लश्कर से, LSTR। तो एल फॉर लघु, एस फॉर शीत,
T फॉर तीक्ष्ण एंड R फॉर रूक्ष। ठीक है, प्रयोग क्या है? कफ दुष्ट रक्त का प्रयोग अवगाढ़तम रक्त में एंड सुकुमार लोगों में इसका प्रयोग करेंगे। विधि कैसी है? तो भाई अगेन हमने क्या करना है? स्नेहन स्वेदन करना है। उसके बाद रोगी को क्या करना है? पहले प्रक्षालन, पहले कट मारेंगे, उसके बाद अथवा कुर्चन आदि या किसी शस्त्र से थोड़ा सा कुरेच के वहां पे इंजरी बना दे। उसके बाद जो है हमने अलाबू या लौकी लगानी है। अलाबू में क्या होता है? अवकाश युक्त भाग में एक दीपक रख के अलाबू के मुख की ओर से शत स्थान पर मतलब क्या करना है कि जैसे एक जलता हुआ दिया है, ठीक है, इस तरीके से पहले अलाबू को लेके इसके मुंह के ऊपर रखो, ठीक है, और फिर एक दो मिनट मतलब 1-2 मिनट ही 5-10 सेकंड के लिए रखो और झट से फिर जो जहाँ पे कट मार रखा है ना, जैसे झट से फिर क्या करना है, ये यहाँ पे आपने कट मारा है तो जैसे ही आपने इसको दिए के ऊपर रखा 2-3 मतलब 5-10 सेकंड के लिए तुरंत फिर लाके इधर रख दो। तो बेसिकली इससे क्या होगा? इससे ना वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा लौकी के अंदर। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, तीन था उसमें तो एक साइड से ओपनिंग थी तो शक्कर के वैक्यूम क्रिएट कर थी, यहाँ कैसे वैक्यूम क्रिएट करोगे? तो इस वजह से यहाँ पे दीपक का प्रयोग किया जाता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, ताकि आसानी से जो ब्लड है वो बाहर निकल पाए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमने क्या करना है? अलाबू के किनारे को, ये मैंने बता दिया, दीपक के मुख के रखना है और फिर क्या करना है? रुग्ण की त्वचा पर त्वचा द्वारा हवा जाने का जरा सा भी स्थान ना रखें और झट से उसके ऊपर रख दे। इस प्रकार जो है बात स्थिति बन जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो इससे क्या होता है? यही वो बताया हुआ कि बाहर का जो वातावरण का दबाव है, अंदर के वातावरण के दबाव के बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली प्रेशर में डिफरेंस आता है, वैक्यूम क्रिएट होगा और इसके कारण ही जो है परिमाण स्वरूप क्या करता है? अलाबू के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और आचूषण वो करने लगता है, रक्त को वो चूसने लगता है। ठीक है, और इस विधि को क्या है? स्तरीय दूषित रक्त बाहर निकल जाता है, मतलब जो अपर लेयर में रक्त दूषित होता है वो बाहर निकल आता है। और साधारणतः इस प्रोसीजर को जो है 10 से 15 मिनट तक किया जाता है। 10 से 15 मिनट तक अलाबू को लगा के हम पेशेंट में रखते हैं और फिर जोर से खींच के निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्यूम क्रिएट हो गया तो हल्के से निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। फिर उसके अलावा क्या है? जो भी वहां पे घाव हो रखा है वहां जाति आदि तेल है, पद्मक आदि तेल है और जो भी व्रण उपचार विधियां हैं उन सबका हमने प्रयोग कर देना है। ठीक है, उस जो भी घाव बना है उसको फिर नॉर्मल व्रण के जैसा ट्रीट कर देना है। एंड अलाबू भी थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेट्स सी। ये देखो इस प्रकार का होता है, ये मैंने बताया था ना लौकी के जैसे ही कुछ होता है ये स्ट्रक्चर, ये होता है, ऐसा होता है अलाबू। ठीक है, ये देखो इस प्रकार का होता है ये, और ये देखो इसे काटेंगे अब। ये क्योंकि ऑलरेडी ड्राइड है ना तो इसलिए इसका जो सारा कंटेंट है वो सूख चुका है, तो इसे सब बाहर निकाल देंगे, खाली कर लेंगे। ये बन गया अलाबू, जो कि हम यूज करेंगे रक्त मोक्षण के लिए। और इसकी जो लंबी सी पूंछ जैसी दिख रही है ना, यही वो नलिका है जिसका 4 अंगुल प्रमाण बताया हुआ है। ठीक है, नलिका कुछ नहीं है, ये पूंछ जैसी है जिसकी सहायता से इन्होंने पकड़ रखा है अलाबू को। ठीक है, ये देखो इस प्रकार का होता है अलाबू। ठीक है, एंड अलाबू का रक्त मोक्षण देखते हैं कि इन्होंने करा है। पहले तो अलाबू को प्रिपेयर ही कर रहे हैं ये, यही घटी भी कहलाता है, अलाबू घटी वाघभट ने इसको बोला है। देखो अब काट के पहले प्रिपेयर ही कर रहे हैं। पता नहीं इसमें रक्त मोक्षण करेंगे भी या केवल इसे प्रिपेयर ही कर रहे हैं। इन्होंने करके नहीं दिखाया, बस उसको प्रिपेयर करके दिखा दिया कैसा दिख रहा है। देखो इस तरीके से पहले क्या, ये क्योंकि बहुत शायद पुराना वीडियो है तो पिक्चर क्वालिटी 240 ही है। और पहले क्या कर रहे हैं, देखो इस तरीके से पैर का एग्जामिनेशन करके पहले कट मार रहे हैं। ठीक है,
देखो इस तरीके से कट मार के थोड़ा सा रक्त निकलना चालू हो गया, सिरिंज ले आए हैं, ये इस तरीके से इन्होंने एक टाइप से जुगाड़ जैसा बना रखा है, एक्चुअल अलावू तो यूज नहीं किया, बट हाँ इसी तरीके का। फिर अब घाव बन गया, वैक्यूम क्रिएट होके पेशेंट को आराम मिल जाएगा। अलाबू मिल पाना इज, ठीक है। अब देखो अलाबू की जगह ये यूज कर रहा है। देखो मैं बोल रही थी ना कि देखो वो देखो कैसे वो गर्म चीज को यूज कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं और फिर एकदम से वो सेट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तब वो चिपकेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, मैंने बोला था ना पहले दीपक के ऊपर लेके आते हैं फिर झट से चिपका देते, तो वो ही कर रहा है वो सॉर्ट ऑफ। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा वीडियो कुछ नहीं मिलने वाला है लाबू पे, ये ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे घटी। तो जिस प्रकार का लाबू होता है उसी तरीके का घटी यंत्र भी है, कुछ अलग नहीं है। एंड तो इसको देख लेते हैं। घटी यंत्र में क्या बातें ध्यान रखनी है कि घटी यंत्र क्या है, छोटे आकार का घड़ा होता है, इसका प्रमाण जो है राउंडेड एंड सर्कुलर होता है। कफ दुष्टिगत रक्त में मेनली इसका प्रयोग होता है और चरक ने इसको गुल में प्रयोग करने के लिए बोला है। तो जैसे हम लोग लाबू वो यूज कर रहे थे उसी प्रकार से कुछ यहाँ भी यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, घटिका या घटी यंत्र को क्या करना है, कपिंग ग्लास सदृश प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से कपिंग थेरेपी की जाती है वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, एक छोटे आकार का घड़ा होता है, इसी को कुंभी, इस कुंभी या घड़े में क्या करना है, तृण अथवा कुछ कुशों से दीपक जलाकर कुंभी को कपड़े से बांधकर वेस्टर्न के स्थान पर रख दे। मैंने आपको बताया जैसा कपिंग जैसा वो हम कर रहे थे ऊपर वाले में, क्या कर रहे थे, पहले दीपक के ऊपर ले जाके झट से उसको चिपका दे रहे थे, तो वो ही सेम चीज आपने यहाँ करनी है, इसमें भी कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले शस्त्र से वहां पे भेदन करना है, इंसिजन लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपने इसको चिपका देना है। चिपका देने के बाद ये जो है खुद से ही गुल्म को खींचकर जो है रक्त का गुल्म से रक्त को खींच के वहां से रक्त का निर्हरण करता है। वर्तमान में क्या है, आप प्रक्षान आदि से शत करते हैं, आजकल भी यही किया जाता है कि प्रक्षान से शत इंजर्ड करके देन क्या करते हैं कि कपूर की टिक्की को जला के उसके ऊपर क्या करते हैं, एक ग्लास को उल्टा करके रख देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको खींचकर निकाल के जला वहां पे जहां पे भी रक्त का निर्हरण करना है वहां पे लगा देना। तो मैंने आपको यही बताया था कि पहले दीपक के ऊपर एकदम से वो अलाबू को लेके आओ और फिर झट से स्किन पे चिपका दो जहां से भी रक्त मोक्षण करने के लिए आपने प्रक्षालन कर रखा है। वो सेम चीज है, यहाँ कुछ अलग नहीं है। अब लीच थेरेपी के बारे में ना थोड़े से पॉइंट उधर मिस हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे। तो कुछ लिमिटेशंस है लीच थेरेपी की, कि लीच थेरेपी जो है एक माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि प्लास्टिक एंड ग्राफ्टिंग सर्जरी होता है। बट एट द सेम टाइम इनका जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बना रहता है, बिकॉज हम लोग लीच यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो होने के चांस बहुत हाई रहते हैं। तो सेफ्टी के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं कि लीच थेरेपी के बाद एंटीबायोटिक्स एंड टीटी का इंजेक्शन भी दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, सेफ साइड में होने के लिए, क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस है, मतलब वो तो बाहर से हम उठा के लेके आए हैं, है ना, तो हमें पता नहीं है। तो क्या होता है, 20% जो इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन है लीच थेरेपी के बाद देखे जाते हैं, और स्पेशली एरोमोनास इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और इसी के कारण क्या कई बार जो है इस लीच से जो है सिफिलिस और हेपेटाइटिस जैसी इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। अगर एक सेम लीच को आपने 5-6 पेशेंट्स में या 2 पेशेंट्स में भी एक सेम लीच को यूज कर लिया, तो मान लीजिए पेशेंट ए में आपने लीच लगाई, वो ही सेम आपने पेशेंट बी में चिपका दिया, और क्या हुआ, ए को तो था सिफिलिस, आपने उसका चेकअप किया नहीं था, आपको पता ही नहीं था, उसने इन्फॉर्म नहीं किया, और आपने यही चीज इसमें भी लगा दी, तो बेचारा बी वाला जो हेल्दी व्यक्ति था उसको भी सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का भी खास ध्यान रखना होता है। तो इसलिए एक पेशेंट में एक ही लीच लगेगी। ठीक है, जो एक लीच एक पेशेंट में यूज होगी, आप वो फिर उसी पेशेंट को दे दीजिए घर ले जाओ करके, क्योंकि आपके फिर वो किसी काम की नहीं है, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक सिरिंज केवल एक ही बार यूज होती है, उसी तरीके से एक लीड जो है एक पेशेंट के लिए एक ही बार यूज होगी। भले ही जैसे किसी पेशेंट का मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत है,
जलौका में, तो वो सेम लीच से ही मल्टीपल सिटिंग्स वहां पे हो जाएंगी, ठीक है, उसका कोई परेशानी नहीं है, बट आप एक ही लीच को 2 पेशेंट में नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीच थेरेपी की बात करें तो हिस्टामिन जो है, लीच हिस्टामिन को प्रोड्यूस करती है, और हिस्टामिन जो है मेन एलर्जिक रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। साथ ही साथ क्या है, एराइसी पेलास, और ये भी जो है आफ्टर द बाइट कैन अकर, ठीक है। मेन जो है एंटी यहाँ पे हिस्टामिन की बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो लीच है वो हिस्टामिन को एमिट करती है। इसके अलावा तो और इराइसी पेलस जो है एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक तरीके का स्किन इन्फ्लेमेशन है, स्किन डिजीज है, दिखा देती है। ये ना इस प्रकार का स्किन डिजीज होता है, ये देखो ऐसा स्वेलिंग हो जाना, पूरा रेडनेस, ऐसा जो है ये लीच थेरेपी के बाद एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारा जो है रक्तमोक्षण के बारे में बातें खत्म हो जाती हैं। एक अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया रक्तमोक्षण के लिए, फिर जो पूरा रक्तमोक्षण वाला पॉइंट है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देन इसको मैं फटाफट कवर कर देती हूँ। इसमें इमरजेंसी केस मैनेजमेंट के लिए है रक्तमोक्षण में, कि कई बार क्या होता है ब्लड रक्तमोक्षण के कारण वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट बेसिकली बताया है। तो ये हमें पता है कि हमें ड्रिप भी फिर चढ़ानी पड़ेगी, तो रिंगल लैक्टेट हम दे सकते हैं, और आइसोलाइट एम जो है रिहाइड्रेशन फ्लूइड के रूप में यूज होता है बच्चों के केस में, एंड ग्लूकोज को भी हम नॉर्मल सेलाइन के साथ आईवी रूप में चढ़ा सकते हैं। तो रिंगल लैक्टेट, नॉर्मल ग्लूकोज, ये हम पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाए ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से, तो ऐसा इमरजेंसी मैनेजमेंट के रूप में लगा सकते हैं। साथ ही साथ कितना ब्लड लॉस हो गया है तो उसका जो मेजरमेंट है क्वांटिटी बेसिस पे किस तरीके से हम फ्लूइड लॉस को मेजर करेंगे, और कितना जो है रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीजें बताई हुई है इसमें, कि अगर जैसे कोई व्यक्ति 3 से 10 kg का, ठीक है, तो उसको डेली रिक्वायरमेंट है कि वो 100 ml/kg उसको चाहिए ही, उसको वो उसका मेंटेनेंस फ्लूइड है, कि लाइक वो उसको उसके रोजमर्रा के चीजों के लिए चाहिए, ठीक है, अदर देन हाइड्रेशन मेंटेन करने के अलावा उसको चाहिए। और उसके बाद जो 10 से 20 किलो का व्यक्ति है उसको 1000 + 50 ml फॉर ईच केजी अबव 100, ये चीज आपने सर्जरी में और काय चिकित्सा में इमरजेंसी मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, ये इधर का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये मेंशन है तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि इन केस पेपर में आए तो आपके पास लिखने के लिए हो, बट एक्चुअल में ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये सर्जरी का है, फ्लूइड लॉस में इमरजेंसी मेडिसिन में सर्जरी का टॉपिक है ये, और साथ ही साथ काय चिकित्सा का आने वाला टॉपिक है। इधर इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि आपसे कभी इमरजेंसी मैनेजमेंट इन पंचकर्मा पूछा जाए, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। जो 20 किलो से ऊपर का व्यक्ति है उसका जो है 1500 से 20 ml तक का वेट हमें ध्यान रखना है, ठीक है, और मतलब अब ये कुछ वैल्यूज बताई हुई हैं कि किसी व्यक्ति को हम आइसोनेट्रिमिक कब बोलेंगे, जब उसमें सोडियम इतना है, पोटेशियम का वैल्यू इतना है। हाइपोनेट्रीमिया कब बोलेंगे, इन कंडीशंस में। हाइपर वाला कब हो जाएगा, जब इतनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। और ओरल जो ORS होता है, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का जो पाउचेस आते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है WHO के अकॉर्डिंग, जो सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम पर लीटर, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5, एंड ग्लूकोज जो है 2 ग्राम पर लीटर उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, और ये आपको वैसे भी आपने ये चीज पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ी होगी
कि वहां पे भी फ्लूइड मेंटेनेंस की बात की गई थी, पीडियाट्रिक केस में भी, बाकी सर्जरी में, शॉक के मैनेजमेंट में तो ये बताया ही जाता है। देन दूसरी जो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है, कि माने कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए कहीं पे भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है ऑफन बिगिंस एट accident scene or at home to prevent injury, transport the patient to the hospital as soon as possible और जो है उसका ट्रीटमेंट वहां पे चालू कराओ। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट प्रेशर शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल ब्लीडिंग टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस, ठीक है, जहां से कट रखा है वहां पे जोर से दबा देंगे तो और ज्यादा जो है ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। तो हमने क्या करना है कि बस पेशेंट को हॉस्पिटल में एनी हाउ हमने पहुंचा देना है। एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फिर किया क्या जाता है उस पेशेंट के साथ जो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के पेशेंट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन, पहले तो उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो वो ऑक्सीजन उसको चढ़ाई जाती है। फर्दर ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहां मेडिसिन दी जाती है, फ्लूइड रिससिटेशन किया जाता है। फ्लूइड रिससिटेशन में हम लोग रिंगर लैक्टेट है, नॉर्मल सलाइन है, इस तरीके की चीजों का प्रयोग वहां करते हैं। रिससिटेशन में जैसे क्या है, क्रिस्टलॉइड्स है, कोलॉइड्स है, इन सारी चीजों का प्रयोग, ठीक है। रिंगर लैक्टेट है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो हमने वहां पे ब्लड यूनिट्स जो है चढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग केस में चलता है। कई बार क्या है कि हिमेटेमेसिस और हिमोप्टाइसिस, ये कंडीशन भी देखने के लिए मिल सकती है इमरजेंसी में। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, हिमोप्टाइसिस होता है जब कोई स्पूटम के साथ ब्लड निकल रहा हो, स्पेशली टीबी के केस में, ठीक है, वहां पे हिमोप्टाइसिस की कंडीशन दिखती है। और हिमेटेमेसिस का क्या मतलब होता है कि खून की उल्टी हो रही है किसी को, तो वो हिमेटेमेसिस है। तो हिमोप्टाइसिस मैंने बताया कि इसमें क्या है, कफ, ब्रेथलेसनेस, एक्सपेक्टोरेशन, इन सब की हिस्ट्री रहेगी। तो कभी भी कोई पेशेंट आपको ये कह रहा है कि वो जब खांसता है तो बलगम में खून के थक्के दिखते हैं उसको, ठीक है, स्पूटम में ब्लड मिक्स्ड आता है स्मॉल अमाउंट में, तो दैट इज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टीबी का केस है, वो दूसरी चीज सोचनी ही नहीं, कुछ सीधे पेशेंट को रेफर कर दीजिए, ठीक है। ये मत करिएगा कि आयुर्वेद में हम तुम्हें ठीक कर देंगे, रख लेता है, आप पेशेंट की जान को खतरे में डालेंगे। एटीडी ट्रीटमेंट ही चलेगा उस पेशेंट का, और कुछ नहीं चल सकता, ठीक है। तो तुरंत आपने रेफर कर देना है। इफ ब्लड इज कफ्ड आउट एंड मिक्स्ड विद द स्पूटम, तो मैंने बताया ये क्या हिमोप्टाइसिस होता है, ब्लड जो है ब्राइट रेड झाग के रूप में निकलता है स्पूटम के साथ। एंड लिटमस पेपर पे जब चेक करते हैं तो एल्कलाइन रिएक्शन दिखती है। हिमेटेमेसिस क्या है, खून की उल्टी है। ये स्पेशली क्या है, अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है कभी भी स्टमक का, इसोफेगस का, वहां ये स्पेशली दिखता है। ये जीआईटी से रिलेटेड बीमारी है हिमेटेमेसिस, ठीक है। बीमारी ही एक लक्षण आता है जीआईटी की किसी बीमारी का, ठीक है। एल्कोहलिज्म एंड सिरोसिस के केस में भी दिख सकता है, ब्लड जो है वॉमिट आउट होता है फूड पार्टिकल के साथ मिश्रित होके। कई बार जो ब्लड है वो कैसा होता है, कॉफी कलर्ड का होता है, ठीक है। फ्रेश ब्लड होता है इन केस ऑफ वेरिसियल ब्लीडिंग, वेराइसिस, ये अगेन सर्जरी का टॉपिक है। लिटमस टेस्ट क्या इसका मिलेगा, एसिड कलर का, और इसका भी ट्रीटमेंट वही है, अगेन कुछ नहीं, रिंगर लैक्टेट चढ़ा देंगे आप इसमें, ठीक है, रिंगर लैक्टेट चढ़ जाएगा। और डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन आपने इन पेशेंट्स में मैसिव निडल, ठीक है, बड़ी निडल से चढ़ा देना है, तेजी से जाएगा आईवी फ्लूइड के थ्रू। बाकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या कर, बाकी जो ब्लड ज्यादा ही लॉस हो गया तो फिर आपने डेक्स्ट्रिन यानी कि प्लाज्मा एक्सपेंडर्स वहां पे यूज करने हैं, और पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए फटाफट रेफर करना है। स्पेशली इन केस ऑफ हिमेटेमेसिस, हिमोप्टाइसिस में पेशेंट शॉक में नहीं जाता, हिमेटेमेसिस में जाता है, जब खून की उल्टियां करता है ना तब पेशेंट जाता है शॉक में। तो बिल्कुल आपने कभी कोई पेशेंट ऐसा कह दे कि मेरे को खून की उल्टी हुई है, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आप उसको हॉस्पिटल में रेफर करिए। उसका आप कुछ नहीं करा सकते ना अपने लेवल पे, पेशेंट को बस एक सीबीसी भी आप लिख के दे देंगे तो पेशेंट आज के टाइम पे कोई इतना अनपढ़ नहीं है कि वो अपना सीबीसी का रिपोर्ट ना चेक कर पाए। तो उसमें अगर, क्योंकि उसको अगर खून की उल्टी हो गई है, 2 खून की उल्टियां हो गई हैं, तो ऑलरेडी पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। तो आप उसको, अगर कभी पेशेंट ऐसे बोले मुझे खून की उल्टी हुई है, तो आपने तो पहले ही उसे तुरंत बोलना है कि आप अभी के अभी जाके अस्पताल में भर्ती हो जाइए, ठीक है।
और साथ ही साथ आपने उसको सीबीसी करवाने के लिए लिख देना है, उससे उसको हीमोग्लोबिन का अंदाजा आ जाएगा। जैसे ही उसको थोड़ा अंदाजा आएगा तो वैसे ही खुद डर के पेशेंट चले जाते हैं। बहुत ज्यादा बार क्या होता है, डॉक्टर की इग्नोरेंस के कारण पेशेंट की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, तो कभी भी हेमाटोमेसिस का केस आपने इग्नोर नहीं करना है। आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, बट आप पेशेंट को आगाह कर सकते हैं, उसको अच्छी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, हर बारी अपने ऊपर आपको लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। पेशेंट की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंट की जान बचाने के लिए हमने क्या करना है, तुरंत उसको रेफर कर देना है। तो वही चीज है, हमने तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज के लिए उसको भेज देना है। ब्लड रोकने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, डाइसाइनिन का, मॉर्फिन का, डेक्रॉन, ये सारे इंजेक्शन जो है लगाए जा सकते हैं कोई भी इनमें से ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हेमाटोमेसिस जो हो रही है तो हम उसके लिए रेंटिडीन का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। ठीक है, हेमोप्टाइसिस किसी को हो रहा है तो जैसे मैंने बताया था, हेमाटोमेसिस क्या है, ज्यादा पेट की कोई बीमारी है तभी खून की उल्टी हो रही है। हेमोप्टाइसिस क्या है, टीबी है। तो एटीटी ट्रीटमेंट जो है हमने मेन कराना है। इन पेशेंट्स को क्या है, सेफ्ट्रालाजोन का इंजेक्शन लगा देना, ये हायर एंटीबायोटिक होती है, और चेस्ट एक्सरे के लिए भेज देना है, और फिर उसको रेफर कर देना है टीटी एटीटी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। देन देयर इज अ केस ऑफ एपिस्टैक्सिस, किसी के नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे क्या, नेजल ब्लीडिंग में हमने लोकल एंड सिस्टमिक प्रोसेस से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी है। क्या करना है, कोई भी वेसो कंस्ट्रिक्टर दे देंगे जिससे क्या वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एंड ब्लीडिंग वहां पे रुक जाएगी। साथ ही साथ हम क्या दे सकते हैं, केमिकल कॉटरी है, इलेक्ट्रिक कॉटरी है, नेजल पैकिंग कर देंगे, पोस्टीरियर गॉज पैकिंग, यूज अ बलून सिस्टम, आर्टरी लाइगेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, एपिस्टेक्सिस जो है शालाक्य का टॉपिक है, वहां पे ये चीज आपने डिटेल में पढ़नी है। तो ये सारा जो था वो इमरजेंसी मैनेजमेंट था इन केस ऑफ पंचकर्मा रक्त मोक्षण के केस में। इससे क्वेश्चन मैं दोबारा कह रही हूँ, इमरजेंसी मेडिसिन से क्वेश्चन नहीं आएगा रक्त मोक्षण में। इमरजेंसी मेडिसिन से क्वेश्चन आएगा ब्लीडिंग वाला, तो वो आएगा सर्जरी में, वो आएगा काय चिकित्सा में। काय चिकित्सा में भी कम चांसेस होते हैं, सर्जरी में बहुत चांसेस है कि वो आएगा, वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट पंचकर्मा में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से पूरा रक्त मोक्षण अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा फिनिश हो जाता है। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।